मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9th में हिंदी विषय में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं इसके पहले की कक्षाओं में भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू नामक पाठ आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके 2 खंड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और अब मैं तीसरा और अंतिम खंड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि महादेवी वर्मा का ये छाया चित्र है। ये छायावादी कवित्री व लेखिका हैं। इनके चित्र से आप परिचित हो लीजिए और जिससे आपको इनको पहचानने में कोई कठिनाई ना हो। अब पुनः मैं इनका जीवन परिचय पढ़ाऊंगी, भाषा शैली पढ़ाऊंगी, रचनाएं पढ़ाऊंगी और फिर गिल्लू के बचे हुए गद्यांशों की व्याख्या करूंगी। जीवन परिचय बेटा, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिले का नाम फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है वो बेटा 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे। महादेवी जी अपने परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी वर्मा के परिवार में कन्या रत्न का जन्म हुआ था, इसलिए उनके बाबा जी ने प्रसन्न होकर के उनका नाम महादेवी रख दिया। और उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। वो बहुत ही भावुक कर्मनिष्ठ महिला थी और उनकी इन विशेषताओं का प्रभाव इनके महादेवी वर्मा के ऊपर पड़ा था। महादेवी वर्मा का बाल विवाह हो गया था, अतः प्रारंभ में इनकी शिक्षा में कुछ कठिनाई आई। वैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर से प्रारंभ हो गई थी और घर पर भी इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं के अध्ययन के लिए शिक्षक आते थे और पढ़ाते थे। इसके साथ ही साथ इन्हें संगीत कला, चित्रकला आदि की शिक्षा भी घर पर दी जाती थी। कुछ दिनों बाद वो इलाहाबाद प्रयागराज में आकर के अपनी शिक्षा का पुनः प्रारंभ किया और यहीं से इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। इन्होंने छायावाद के जो अन्य कवि हैं, प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्री जयशंकर प्रसाद इनके संपर्क में भी आई थी और इनके साथ इनके अच्छे संबंध भी थे। श्री सुमित्रा नंदन पंत और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इन्होंने अपना मानस बंधु माना था और जीवन पर्यंत ये उन दोनों को राखी बांधती रही, जिसमें निराला जी से इनका ज़्यादा ही निकट का संबंध था। महादेवी जी ने 1919 में वही क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में 1921 में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इससे आप उनकी तीव्र बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं कि वह पढ़ने में कितनी अच्छी थी। फिर महादेवी वर्मा, जैसा कि मैंने बताया, 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक में जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी बेटा, तब तक वो एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। उनकी कविताएं छपने लगी थी और सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि उस समय की प्रसिद्ध कवित्री थी, झांसी की रानी की समाधि पर उनकी यह कविता आपने पढ़ी होगी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी। उनसे महादेवी वर्मा जी की घनिष्ठ मित्रता थी और 1932 ईस्वी में प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया। तब तक इनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे और महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से किसी एक भाषा पर यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए दिया जाता है। 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना हुई थी और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ही यह प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। तो महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामा श्रेष्ठ कविताओं का काव्य संग्रह है।
महादेवी जी को विरह की गायिका के रूप में आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। जैसे भक्ति काल में मीरा एक श्रेष्ठ कवित्री थी, वैसे आधुनिक काल में महादेवी वर्मा भी एक श्रेष्ठ कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी और इन्होंने रहस्यवाद से प्रभावित होकर के अपने साहित्य की और विशेष रूप से कविताओं की रचना की है। रहस्यवाद किसी अप्रत्यक्ष सत्ता के प्रति प्रेम, अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास और अनुराग होता है, तो उसी को लक्ष्य करके ये अपनी कविताएं लिखती थी। तो इस प्रेम में कभी संयोग है, कभी वियोग है, लेकिन वियोग ज़्यादा है, इसलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आशा है इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महादेवी जी वर्मा ने अपना साहित्यिक जीवन वो कविता रचने से प्रारंभ किया था, लेकिन उनका गद्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है और श्रेष्ठ कोटि का गद्य लेखन उन्होंने किया है। तो सबसे पहले हम उनकी गद्य रचनाओं पर आते हैं। कृतियां मतलब होता है रचनाएं, निबंध संग्रह हैं उनके, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, छरदा, अबला और सबला आदि। और छरदा जो है वो ललित निबंध का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ललित मतलब भी सुंदर ही होता है। फिर उन्होंने संस्मरण रेखा चित्र भी लिखे हैं। संस्मरण और उनके रेखा चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, भावनात्मक हैं। तो उनके संस्मरण अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रेखा चित्र, पथ के साथी आदि, है ना, ये सब संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इनके रेखा चित्रों में चित्रात्मकता और भावात्मकता के गुण पाए जाते हैं। विद्यमान है मतलब पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। चित्रोपमता बेटा वह शैली होती है, जैसा कि हमने बताया कि लेखक जिस वस्तु, भाव, घटना का वर्णन करता है, वह भाव, वस्तु, घटना, विचार आपकी आंखों के सामने आने लगता है। और भावात्मकता में बेटा संवेदनशीलता प्रमुख होती है। तो इनके रेखा चित्रों में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। और उन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। यह पत्रिका नारीवादी पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई, क्योंकि इसमें नारियों से संबंधित श्रेष्ठ विचार महादेवी वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। फिर आलोचना बेटा, उन्होंने आलोचना भी लिखी है, जो उनके काव्य संग्रह हैं, जैसे यामा है, दीपशिखा है, इनकी भूमिकाओं के रूप में, विषय प्रवेश के रूप में, और हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये भी उनकी आलोचना है। काव्य रचनाएं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक प्रसिद्ध कवित्री थी और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख थी। छायावाद के 4 स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इन 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी काव्य रचनाओं के नाम निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा आदि हैं। अब हम उनकी भाषा पर आते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करता है और इसके साथ ही वह एक शैली को भी अपनाता है। शैली के द्वारा अपने भाव, वस्तु, कथ्य आदि को एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप देता है। और ये एक पद्धति है, एक तरीका है, जिसके द्वारा वह अपने साहित्य को प्रकट करता है, जिसका प्रयोग वह अपनी रचनाओं में करता है। तो ये तो स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब उनकी खड़ी बोली की क्या विशेषताएं हैं ये हम बता रहे हैं। वह उत्कृष्ट है, उच्च कोटि की है, समर्थ है मतलब सक्षम है, हर तरह के भावों को प्रकट करने के योग्य है, सशक्त है, उसमें अर्थ गंभीर है, शुद्ध है, साहित्यिक है, साहित्य के तत्वों से परिपूर्ण है। और शुद्ध और साहित्यिक होने के साथ ही साथ उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए उनकी भाषा को संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली भी कहा जाता है। साथ ही साथ बेटा उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अन्य भाषाओं के शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में बहुत प्रचलित हो गए हैं, हम उनका दिन प्रतिदिन में उपयोग करते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाभाविकता लाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उचित स्थानों पर मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भाषा को जीवंत और सजीव बनाया है। और
ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ आम जीवन से संबंधित होते हैं, जनजीवन में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इससे इनकी भाषा में लोक जीवन की सजीवता भी आ गई है, समावेश हो गई है, मतलब युक्त हो गई है, इसके अंदर पाया जाता है। फिर महादेवी जी यथार्थवादी गद्य लेखिका थी। यथा तथ्य वर्णन करना, जैसा इन्होंने देखा सुना उसको साहित्यिक तत्वों से युक्त करके एक रचना का रूप देना में ये निपुण थी, तो इसीलिए महादेवी वर्मा को यथार्थवादी गद्य लेखिका भी कहा जाता है। और जो ऐसा कि हमने बताया कि इनकी रचनाओं में किस प्रकार की शैलियाँ प्राप्त होती हैं, चित्रोपम शैली है, वर्णनात्मक शैली है, वस्तु और भाव का ये वर्णन करती हैं, वह आपके आंखों के सामने चित्र की तरह घूमने लगता है, और जिस विषय वस्तु को ये लेती हैं उसका विस्तार से वर्णन करती हैं, उसका विवेचन करती हैं और उसके गुण दोष बताती हैं, भावात्मक उसमें संवेदनशीलता होती है और व्यंग्यात्मकता भी होती है, कटाक्ष होता है, किसी बात को वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाती है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके लिए वह व्यंग करती हैं और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करती हैं। अलंकारिक शैली भी है इनका, इन्होंने अपने साहित्य को विभूषित किया है, सुसज्जित किया है। सूक्ति शैली है, सुंदर सुंदर कथनों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने साहित्य में, और उदाहरण दे करके भी अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट किया है, तो उद्धरण शैली का भी प्रयोग किया है। और यह सब शैलियाँ इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य हैं, मतलब दिखाई देती हैं, स्पष्ट हैं। फिर इनकी गद्य शैली में बौद्धिकता है, चिंतन मनन है, काव्यात्मकता है, मतलब उसमें संवेदनशीलता है, उसके साथ ही साथ उनकी गद्य की भाषा में भी एक स्वाभाविकता, गति है, लय है और ताल है, भावात्मकता है, आपके हृदय को छू लेती है, मार्मिकता है, आपके हृदय के अंदर तक जाकर के वह बात, वह कथ्य पहुंच जाता है, और व्यंग्यात्मकता भी पाई जाती है। इनकी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है, और मेरा परिवार में से ही यह आपका गिल्लू नामक पाठ लिया गया है। आशा है बच्चों आपको उनकी ये रचनाएं और भाषा शैली समझ में आ गई होगी। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और भाषा शैली रचनाएं, यह सब आपकी परीक्षा में पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जिससे आप परीक्षा में आए प्रश्न का उत्तर भली भांति दे सके। मेरा परिवार रचना वो इनका रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र की परिभाषा क्या होती है? हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का, भाव का कम से कम शब्दों में, ये भाव है ना, का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला, भावपूर्ण, संवेदनात्मक और सजीव, जीवंत अंकन चित्रण है। रेखा चित्र में एक ही विषय वस्तु ली जाती है, उसे कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वो वर्णन संवेदनशील होता है और जीवंत होता है, और यह एक आधुनिकतम गद्य विधा है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास हैं, ये सब पुरानी गद्य विधाएं हैं, लेकिन रेखा चित्र एक आधुनिकतम गद्य विधा है, और इस गद्य विधा पर चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे चित्रकार तूलिका के माध्यम से रंगों के द्वारा कुछ चित्र बनाता है, वैसे ही साहित्यकार कलम रूपी तूलिका से और शब्द रूपी रंगों से अपने साहित्य की रचना करता है। आशा है आपको रेखा चित्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी, और इसीलिए जो भी साहित्यकार रेखा चित्र की रचना करता है, तो उसके जो दृश्य हैं, ये उसके माध्यम से एक बिंब मतलब दृश्य, तो वो आपकी आंखों के सामने, पढ़ने वालों की आंखों के सम्मुख सामने आ जाते हैं, और इस तरह वह भाव, वह विचार, वह कथ्य और वह घटना पाठक को बिल्कुल समझ में आ जाती है। गिल्लू पाठ की हम कुछ विशेषताएं बता रहे हैं कि गिल्लू
कवित्री व लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संग्रह से गिल्लू नामक पाठ से उद्धृत मतलब लिया गया है। और गिल्लू रचना में महादेवी वर्मा ने गिलहरी जैसी अति सामान्य प्राणी की छोटी से छोटी चेष्टाओं का अत्यंत सुंदर व हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। गिलहरी एक लघुगात प्राणी है, जैसा कि आप सब लोग अपने आसपास देखते ही होंगे। तो उस गिलहरी को अपने रचना का विषय बना करके उस गिलहरी के प्रति आपके हृदय में एक सहानुभूति पैदा कर देना, एक प्रेम पैदा कर देना, स्नेह उत्पन्न कर देना, यही लेखिका का मुख्य कथ्य है। और इसके साथ ही साथ लेखिका ने कैसे गिल्लू जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, अपनी मानवीय संवेदना के द्वारा उसके जीवन की रक्षा की, यह संदेश भी लेखिका हमें देना चाहती है कि हमें अगर कोई भी प्राणी जीव मात्र घायल अवस्था में मिलता है या उसे हमारी मदद की ज़रूरत है तो उसकी हमें मदद अवश्य ही करनी चाहिए। यह भी लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया है। अब इस प्रस्तुति में ये जो मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है, और इस प्रस्तुति में आत्मीयता है, अपनापन है, ममता है, वात्सल्य है, स्नेह है, प्रेम है, इन सब भावों से इस पाठ को युक्त किया गया है। और वर्णनात्मक शैली पर आधारित इस रचना में उन्होंने अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक, मनोरम, मन को छू लेने वाले शब्दों का साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली को यह माना जाता था कि इसमें इतने मधुर भावों का, मीठे भावों का, सहज और स्वाभाविक भावों का समावेश नहीं हो सकता है, लेकिन महादेवी वर्मा जी ने कोमल कांत साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करके खड़ी बोली की मिठास को सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद उनके गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। जैसा कि पहले भी 2 खंडों में मैंने आपको बताया है, जब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं और फिर विशेष लिखते हैं। तो यही 4 चरण होते हैं और इन्हीं संदर्भ में हम ये इन गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। संदर्भ बेटा, संदर्भ में पाठ का नाम और रचनाकार का नाम, रचना का नाम और रचनाकार का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। अब प्रसंग में बेटा, गद्यांश में लेखक जो बात कहना चाहता है उसको 1-2 पंक्तियों में हम भूमिका के रूप में, विषय प्रवेश के रूप में आपके सामने ले आते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने गिल्लू का अपने प्रति अगाध स्नेह का वर्णन किया है। लेखिका तो गिल्लू को प्यार करती ही थी, लेकिन गिल्लू भी लेखिका से प्यार पा करके लेखिका से कितना प्रेम करने लगा था, स्नेह करने लगा था, इस बात का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। अब लेखिका बता रही है कि लेखिका की एक मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण, घायल होने के कारण उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उसी संदर्भ में यह गद्यांश में बातें कही गई हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा है। अब इसमें लेखिका ये बता रही है कि एक मोटर दुर्घटना में जब लेखिका घायल हो गई और वो अस्पताल में रही तो गिल्लू उस समय घर में ही था और गिल्लू अपने झूले में रहता था, जो उसका झूला रूपी घर था वहीं रहता था। लेकिन जैसे ही द्वार खोला जाता था कमरे का, वैसे ही वो अपने घर रूपी झूले से उतर करके नीचे आ जाता था तुरंत और सोचता था कि शायद लेखिका आ गई। लेखिका रूपी जो उसकी माँ थी,
जो उसकी संरक्षिका थी, तो क्या वो आ गई? वो कितनी बेचैनी से और व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि कितनी जल्दी वो घर आए, कहाँ गई हैं और मैं किस तरह से उनको देखूं। इसी बात का वर्णन, इसी बेचैनी का, इसी व्याकुलता का वर्णन लेखिका ने इन पंक्तियों में किया है। और जब हम किसी प्रिय के वियोग में दुखी होते हैं तो सबसे पहले हमारा खाना पीना छूटता है। तो इसी तरह गिल्लू, जो कि एक छोटा सा प्राणी था, लेकिन उसने भी अपनी प्रिय, जो उसकी संरक्षिका थी, उनके वियोग में, उनको जब वो नहीं देख पाता था, उनसे उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो जो उसका सबसे प्रिय भोज्य था, खाद्य पदार्थ था, उसका आहार था, वह उसने खाना छोड़ दिया था। जबकि घर के अन्य लोग उसका पूरा ध्यान रखते थे और उसका जो प्रिय भोज्य था काजू, वह उसे देते थे, लेकिन वो लोगों को लगता था कि उसने खा लिया। लेखिका बता रही है कि अस्पताल से लौटने पर जब वो थोड़ी ठीक हुई और उन्होंने उस झूले की सफाई की, तो यह पाया कि उसने शायद एकाध कुछ खाया होगा काजू, नहीं तो सारे के सारे काजू उसके घर में वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। तो गिल्लू का लेखिका के प्रति कितना प्रेम था, उन्हें देखने की कितनी बेचैनी थी, और उनके वियोग में गिल्लू ने खाना भी नहीं खाया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का भी लेखिका ने प्रस्तुत पंक्तियों में उद्घाटन किया है। लेखिका आगे कहती है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि लेखिका जब बीमार थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वह लेटी रहती थी, तो गिल्लू कैसे आ करके उसकी समझदारी और उसकी बुद्धिमत्ता और उसके प्यार का उदाहरण दे रही हैं कि लेखिका के सिरहाने आकर के बैठ जाता था और धीरे धीरे अपने कोमल और मुलायम पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता था, धीरे धीरे प्यार करता था उन्हें। और लेखिका को भी उसका ये सिर सहलाना, बाल सहलाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लेखिका कह रही है जैसे ही गिल्लू उनके पास से जाता तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई सेविका, कोई अपना प्रिय जो मन से सेवा कर रहा है, वो अब हमसे दूर चला गया है। तो लेखिका भी यह नहीं चाहती थी कि गिल्लू उनसे दूर जाए, बल्कि गिल्लू उनके पास रह करके ही प्रेम से उनके सर और बालों पर हाथ फेरता रहे। लेखिका भी ये चाहती है, तो दोनों का परस्पर प्रेम भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। उसके साथ ही लेखिका यह कहती है, क्योंकि एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होकर के कुछ दिन अस्पताल में रही, उसके बाद जब मैं घर आई तो गिल्लू बिल्कुल मेरे पास से दूर हटना ही नहीं चाहता था। जब बाहर बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था, तो लेखिका अपने कमरे में ही दिन भर काम करती रहती थी, तो वह गिल्लू भी उन्हीं के पास रहना चाहता था और उसने उस गर्मी से बचने का एक उपाय भी निकाल लिया था, एक रास्ता ढूंढ लिया था। लेखिका ने अपने पानी पीने के लिए जो एक सुराही रखी थी, सुराही जो कि मिट्टी का घड़ा भी जिसे कहते हैं, तो वो जो ठंडा होता है उसके ऊपर गिल्लू लेट जाता था, उससे चिपट जाता था। इस तरह से उसे उस सुराही की ठंडक भी मिलती रहती थी, क्योंकि उस सुराही के अंदर पानी था, और साथ ही साथ उसे लेखिका की समीपता भी प्राप्त होती रहती थी। और इस तरह से दोनों, लेखिका और गिल्लू, एक ही कमरे में साथ रहते, गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता था गिल्लू को भी, और दोनों इस तरह से आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते रहते थे, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। लेखिका प्रस्तुत गद्यांश में पंक्तियों में यही बताना चाहती है। और फिर गिलहरियों के जीवन की अवधि लेखिका आगे कह रही है कि गिलहरियों का जो जीवन होता है बेटा, उसका समय 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता। तो अब ऐसा लगा कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया है, अब उसका जीवन वो समापन की ओर बढ़ रहा है। उस दिन गिल्लू ने ना कुछ खाया और ना ही वह बाहर गया, क्योंकि कहते हैं
जब हमारी या किसी भी जीव मात्र की मृत्यु आने लगती है तो उसे अंदर से कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो उसी कष्ट के कारण, बेचैनी के कारण गिल्लू ने ना तो कुछ खाया और ना बाहर गया। आशा है बच्चों प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पे आ रहे हैं कि जीव मात्र का एक दूसरे के प्रति प्रेम का हृदय स्पर्शी चित्रण सरस जीवंत भाषा में और संवेदनात्मक शैली में किया है। लेखिका ने बड़े ही सुंदर तरीके से गिल्लू का अपने प्रति प्रेम प्रकट किया है कि जब वो अस्वस्थ थी तब भी गिल्लू ने कैसे उनकी सेवा की, उनके समीप रहा और वो उनसे बिल्कुल दूर नहीं हटना चाहता था। अब इसी प्रारूप पे आप की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और परिचारिका शब्द का अर्थ लिखिए। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। मैंने पूरे गद्यांश की व्याख्या बताई है कि हो सकता है जो पंक्तियां इनमें रेखांकित हों उसके अलावा आपकी परीक्षा में अन्य पंक्तियों को रेखांकित कर दिया जाए तो आप उन पंक्तियों की भी व्याख्या आसानी से लिख सके। अब हम आपको आगे का गद्यांश पढ़ाते हैं। वैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। फिर प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने अपने सबसे प्रिय जीव के अंतिम क्षणों की बेचैनी का भावाकुल शब्दांकन किया है, भावपूर्ण चित्रांकन किया है। इसके पहले के गद्यांश में हमने बताया कि लेखिका ने जैसा कि बताया कि गिलहरियों की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है। तो अब 2 वर्ष का गिल्लू हो गया था, तो अब उसके जीवन की अंतिम घड़ियां आ रही थी, तो किस तरह से उसे पीड़ा हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, वेदना हो रही थी, उसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती है, रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। अब लेखिका पुनः बता रही है कि अंत की यातना, जो अंतिम समय का जो कष्ट था, जब गिल्लू मिला था लेखिका को तब भी वह कष्ट में था। 2 कौओं के द्वारा अपनी चोंचों से उसे घायल कर दिया था। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसको बचाया था और अंत में भी अब वही बेचैनी आ गई है। तो लेखिका कह रही है जिस तरह से लेखिका ने उस समय उसे प्यार से पाला था, तो अब उसी प्यार का अनुभव करके वह गिल्लू झूले से अपने घर से उतर करके लेखिका के बिस्तर पर आ गया है और ठंडे पंजों से, कहते हैं जब किसी भी जीव मात्र की मृत्यु होने लगती है तो धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वह अपने पंजों से ही लेखिका को पकड़ता था। तो जब उसने अपने पंजों से लेखिका को पकड़ा तो लेखिका महसूस हुआ कि उसके ये पंजे ठंडे पड़ गए हैं। तो उन पंजों से उसी उंगली को पकड़ा और लेखिका के हाथ से चिपक गया, जैसे ही वो कह रहा हो कि मुझे मत छोड़ो और मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है, जिसे उसने अपने बचपन की, जब वो पैदा हुआ था और मृत्यु के समीप था, उस समय जैसे लेखिका ने उसको पकड़ा था और वो भी लेखिका से चिपक गया था, तो उसी का वर्णन यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी और मृत्यु के समय भी वह लेखिका का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका बता रही है कि उसके पंजे एकदम सर्द पड़ गए थे। तो लेखिका को लगा कि इसे गर्मी चाहिए, तो उन्होंने उठकर हीटर जलाया जिससे उसे गर्मी मिले और प्रयास किया, उसे गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि जैसे ही प्रातः काल में सूर्योदय हुआ,
उसका प्राणांत हो गया था गिल्लू का, और अब वो यहाँ नहीं रहा था। क्योंकि हम भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो लेखिका ने कहा यहाँ से तो वो चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जन्म अवश्य ही हुआ होगा। जैसे सूर्य यहाँ तो अस्त हो जाता है, पर कहीं ना कहीं सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही गिल्लू यहाँ से जरूर चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जन्म अवश्य लिया होगा। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। अब लेखिका भावुक हो गई है और कह रही है जब गिल्लू ही नहीं रहा तो उसके झूले रूपी घर का हम क्या करेंगे। तो लेखिका ने वह झूला उतार करके रख दिया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई, जिस जाली से वह बाहर जाता था, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता था और अपने मित्रों के साथ खुश रहता था, वो सब बंद कर दिए गए। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अब लेखिका यहाँ पर यह बताना चाहती है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इस सृष्टि के सारे कार्यकलाप वैसे ही चलते रहते हैं। वो गिलहरियों का झुंड वैसे ही आता था, गिल्लू को ढूंढता था, और सोन जूही पर वैसे ही फूल खिलते हैं और वैसे ही बसंत ऋतु आती है। अगर कोई नहीं दिखाई देता है तो सिर्फ गिल्लू ही नहीं दिखाई देता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब लेखिका कह रही है कि सोन जूही की लता गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी। सोन जूही की लता के पास ही वह गिल्लू उन्हें प्राप्त हुआ था, और सोन जूही की घनी हरितिमा में ही छुप करके वह लेखिका को चौंका देता था। तो इसलिए लेखिका ने गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे वह अपनी प्रिय चीज के पास ही रहे। और इसके साथ ही, और लेखिका कह रही है, समाधि दी गई। जो अपना बहुत प्रिय होता है उसे हम उच्च स्थान देते हैं, तो यह समाधि योगियों को प्राप्त होती है, योगियों को मिलती है। लेकिन लेखिका अपने प्रिय गिल्लू के लिए भी समाधि शब्द का, अंतिम संस्कार के लिए समाधि शब्द का प्रयोग कर रही है। और उस लघुगात का, जो लघुगात कौन है, गिल्लू है, क्योंकि वो छोटा सा प्राणी था, है ना, किसी बासंती दिन। और लेखिका यह आशा कर रही है कि बसंत ऋतु में जब मौसम सुहावना होगा, तब किसी दिन जूही के पीताब, जो सोन जूही की बेल है जिसमें पीले रंग की चमक से भरे हुए फूल खिलते हैं, तो उस फूल के रूप में गिल्लू कभी ना कभी उस सोन जूही की लता में आएगा। और फिर हमें ऐसा लेखिका कहना चाहती है, जैसे आ करके सोन जूही की बेल में फूल के रूप में खिल करके मुझे फिर चौंका देगा और मेरे समीप रहेगा, अपनी सुंदरता से मेरा मन मोहेगा। यही सब सोच करके लेखिका अपने मन में आश्वस्त होती है, अपने मन को संतोष प्रदान करती है, और इस तरह से वह अपने प्रिय के प्रति अपने भावों को प्रकट करती है और पुनर्जन्म में अपना विश्वास भी प्रकट करती है। हम को जो प्रिय होता है, उसके जाने के बाद भी हम अपने आसपास उसको ढूंढते हैं और उसकी जो प्रिय चीज़ें होती हैं उनको सहेज कर रखते हैं कि वह उसको प्रिय थी, तो वह हमें भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि वह हमारा भी स्नेही है। तो लेखिका ने इस तरह से गिल्लू के प्रति अपने प्रेम को, अपनी संवेदना को प्रकट किया है, और गिल्लू भी उनसे कितना प्यार करता था, इन भावों को बड़े ही सुंदर तरीके से गिल्लू नामक रेखा चित्र पाठ में प्रस्तुत किया है। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम पुनः विशेष पर आते हैं। अपने प्रिय जीव गिल्लू की स्मृति में, याद में, लेखिका हर तरह से अपने हृदय और अपने आसपास की प्रकृति में भावपूर्ण रूप में खोजती, सहेजती और संवारती है। गिल्लू के किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेने की आशा का वर्णन लेखिका ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में भावात्मक शैली में किया है। अब प्रश्न है बेटा, जिस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और लेखिका ने क्या विश्वास प्रकट किया है। अब इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा और संदेश मिलता है वह भी हम आपको बता दें कि प्रस्तुत कृति में महादेवी जी का पशु पक्षी प्रेम और मानवीय संवेदना ही प्रकट होता है, और जिसके माध्यम से महादेवी जी ने उपेक्षित, जो महत्वहीन प्राणियों के प्रति भी सहानुभूति रखने एवं ममता का भाव जगाने में सफल हुई हैं। फिर जैसा कि हमारे यहाँ
कहा ही गया है भारतीय संस्कृति में सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों की भलाई करने में लगे रहना चाहिए। और फिर हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया, धर्मो जीव दया तुल्यो ना क्वापि जगती तले। इस संसार में, इस धरातल पर जीवों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। इसलिए सभी प्रयत्न से हमें जीव दया को स्वीकार करके जीव दया संबंधित कार्य करते रहने चाहिए। और भी कहा गया, न स दीक्षा न स भिक्षा न तद्दानम न तत्तपः न तद्ध्यानम न तद्मौनम दया यत्र न विद्यते। अर्थात दया भाव से युक्त होने पर ही सभी भावों और कार्यों की सार्थकता है, और दया भाव से रहित सारे भाव और कार्य निरर्थक हैं, बेकार हैं। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अतः सृष्टि के सभी जीव मात्र के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। इसी इस पाठ का मूल संदेश है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नमस्ते।